हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और इस सेशन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 स्पेशलाइज्ड एरिया, जिसमें हमें तीन स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं 800, 805 एंड 810। जैसे हमने अपने रेगुलर बैचेस में इन स्टैंडर्ड्स को कवर किया था तो देखा था कि ये तीनों ही स्टैंडर्ड बहुत आसान है और एक पर्टिकुलर एरिया को या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं। और तीनों स्टैंडर्ड्स को कवर करते वक्त हमने रेफरेंसेस लिए थे 100 से लेकर 700 की सीरीज तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द SA 800। SA 800 हमें स्पेशल कंसीडरेशन देता है जब ऑडिटर को एंगेज किया गया है टू कैरी आउट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो अब इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? यह स्टैंडर्ड हमें स्पेशल कंसीडरेशन देता है व्हाइल अप्लाइंग द SA। कौन से SA? 100 से 700 सीरीज के। 100 वाली सीरीज में तो खैर कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, इंट्रोडक्टरी मैटर। 200 से 700 के बीच में जो स्टैंडर्ड्स हम कवर अप करते हैं फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यदि हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो 100 से 700 को कैसे अप्लाई करना है उसके रेफरेंस में स्पेशल कंसीडरेशन SA 800 हमें देता है। और SA 800 इट डज नॉट ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर SA। जो जनरल कंसीडरेशन 100 से 700 के हैं वो अप्लाई होंगे, 800 स्पेशल कंसीडरेशन देगा। 800 की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? व्हेन अ प्रैक्टिशनर और ऑडिटर इज एंगेज्ड टू कैरी आउट audit of financial statement that are prepared in accordance with the special purpose framework। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या बनता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कवर कराए थे जो 800 में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। Financial reporting framework that is designed to meet the financial information needs of specific user. That framework may be a fair presentation framework or may be a compliance framework. Example 3 थे, cash receipt and disbursement basis of accounting, financial reporting provisions established by a regulator so as to meet the requirement of that regulator. Third one, financial reporting provisions of a contract like loan agreement, project grant, etc. Now, 3 मेजर कंसीडरेशन है जो SA 800 हमें बताता है। पहला, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का। सेकंड, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग का। थर्ड वन, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग का। तो बात करते हैं सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के क्या क्या स्पेशल कंसीडरेशन है? सबसे पहला, डिटरमिन क्या FRF जिस पर इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है क्या वो एक्सेप्टेबल है? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इंटेंडेड यूजर्स कौन है? Steps taken by the management so as to determine the acceptability of FRF. Consider financial information needs of the user in determining the acceptability of FRF. इसका आपको ध्यान हो तो रेगुलर बैच में मैंने इसका स्पेसिफिकली MCQ आपके साथ डिस्कस किया था कि what will be the key factor in determining the acceptability of FRF while carrying out the audit of financial statements prepared as per special purpose framework। तो इसका जवाब है financial information needs of intended users। Applicable FRF, it may be financial reporting standard established by an organization that is authorized to
प्रोमलगेट और फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईआरडीए हो गया, ट्राई हो गया। एंड यदि हमारा एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो एक रेगुलेटर ने एस्टैब्लिश किए, वेदर इट इज बीइंग सप्लीमेंटेड बाय द एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यदि ऐसा है, देन इन केस financial reporting standards are being supplemented by additional regulatory requirement, as a auditor we need to determine क्या इन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, और यदि इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, then SA 210 prescribes that auditor need to take the appropriate action। फिर इसका लास्ट पॉइंट था, यदि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एफआर है, एफआर के प्रोविजंस जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए हैं, तो यदि हमारा एफआरएफ बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ इज टू बी डिटरमिन्ड बाय कंसीडरिंग द एस्पेक्ट, क्या एफआरएफ एसए 210 के सारे एग्जिबिट्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को एग्जिबिट करता है। और वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे, ध्यान आ रहे हैं, रेगुलर बैच में भी बताए थे आपको, रेलिवेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी। ठीक, तो जो एसए 210 के प्रोविजन, इसका मैंने आपको चार्ट भी बनवाया था क्लास में शायद से, देखें, हाँ, ये इसका एक चार्ट भी बनवाया था आपको कि जो एप्लीकेबल एफआरएफ है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं एस्टैब्लिश्ड बाय अ रेगुलेटर, या एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस हो सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के। तो यदि आपका एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस है एक कॉन्ट्रैक्ट के, कंसीडर वेदर दैट एफआरएफ एग्जिबिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ एफआरएफ एज पर एसए 210 that comprise of relevancy, reliability, understandability, completeness, neutrality। तो ये दूसरा मेन एस्पेक्ट था कि एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के क्या स्पेशल कंसीडरेशंस हम कंसीडर करेंगे while accepting audit of financial statement that are prepared as per the special purpose framework। तो पहला पॉइंट, डिटरमिन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग किसकी, पर्पस, यूजर, स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। तीसरा, की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर। फिर ये 3 पॉइंट हमारे किसके थे, एफआरएफ क्या है, यदि एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय अ रेगुलेटर who is authorized to promulgate or formulate the standard, then we need to check whether these financial reporting standards are being supplemented by additional regulatory requirement. If the answer is yes, determine whether there is a conflict in between these financial reporting standards and the regulatory requirement. If there is a conflict, take appropriate action. That FRF may be financial reporting provisions of a contract. If this is the case, we need to determine acceptability of FRF by determining whether these financial reporting provision as stated in the contract exhibits the attributes of FRF as per SA 210। और वो attributes कौन से थे, relevance, reliability, completeness, neutrality and understandability। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेशल कंसिडरेशन किस पर था, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ये वर्ड काट दीजिए यहां से। नंबर 1, डिटरमिन
whether application of standard on auditing requires special consideration, जिसमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा था 320 का। एसए 320 मटेरियलिटी को डिटरमिन करता है और एसए 320 के बेसिस पर while determining the materiality, common information needs of the users as a group is to be considered। लेकिन क्योंकि यहां पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और यूजर स्पेसिफिक है, तो while determining the materiality under asset 320, instead of common information need, we need to consider the information needs of specific user or intended users। Auditor is required to consider the requirement of SA 200 on applicability of SA, and SA 200 requires the auditor to comply with the relevant ethical requirement and all standards on auditing relevant to this audit engagement, and auditor is required to comply with each requirement of an SA unless entire SA is not relevant। पूरा एसए रेलिवेंट नहीं है तो जितनी भी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है उनका कंप्लायंस आपको करना है, और रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट। जिसमें आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था 710 का कि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लगी हुई देन एसए 710 अप्लाई नहीं होगा। यदि आपका केस रेकरिंग ऑडिट का है तो 510 एज सच अप्लाई नहीं होगा। सो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होंगे। इसके अलावा देयर माइट बी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो अप्लाई नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप रेकरिंग ऑडिट की बात कर रहे हैं तो 210 की रिक्वायरमेंट जो इनिशियल ऑडिट वाली है वो अप्लाई नहीं होगी, बट जो रेकरिंग वाली है वो एज सच अप्लाई होती है। इफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट में एग्री विद द इंटेंडेड यूजर ऑन अ थ्रेशोल्ड बिलो विच द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड विल नॉट बी करेक्टेड। तो बेशक एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट करता है, दैट डज नॉट मीन 320 अप्लाई नहीं होगा। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी एज पर एसए 320। और इसका लास्ट पॉइंट 260 पर था, दैट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, उसको ओवरसाइट करने की जिम्मेदारी इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती तो टीसीडब्ल्यूजी की होती, बट अब क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस है तो इनकी जिम्मेदारी हो सकता है टीसीडब्ल्यूजी के पास ना हो। सो इन केस द ओवरसाइट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट is not under the responsibility of TCWG, then requirements of SA 260 may not be relevant to the audit of special purpose financial statements। So ये आपका second point था इसमें, that is planning and performing an audit। और last point था forming an opinion and reporting। तो while forming an opinion and reporting, auditor is required to apply the requirements contained in SA 700। Auditor report to include the purpose for which the financial statements are being prepared, intended users of these special purpose financial statement, management responsibility to prepare these financial statement and determining the acceptability of FRF, and an EON para to alert the user with respect to allocation of special purpose financial statement, and as such these financial statements may not be suitable for some other purposes, and that para may be extended further यदि auditor is of the opinion that specific users के reference के लिए ही सिर्फ ये financial statement बनाई गई है, and hence
वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई है ये सिर्फ किसको अवेलेबल होंगी, कंपनी को एंड इंटेंडेड यूजर को। इन एडिशन टू अलर्ट एज डिस्कस्ड अबव, जो ईओएम पैरा में आता है, ऑडिटर में कंसीडर it appropriate to indicate that audit report is intended solely for the specific user। तो इसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, he may restrict distribution or use of audit report and under that circumstances, जो आपका टाइटल है या हेडिंग है इस पैरा का, ईओएम पैरा, that may be modified accordingly। In these circumstances, paragraph alerting the reader may be expanded to include these other matters and heading may be modified accordingly। So, ये हमारा SA 800 है जिसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं मेन। एक, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। सेकेंड वन, special consideration with respect to engagement acceptance। Third one, special consideration with respect to planning and performing an audit of financial statement prepared as per special purpose framework। And third one, for last one, forming an opinion and reporting। Now, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है 805 जो स्पेशल कंसीडरेशन देता है वाइल कैरिंग आउट ऑडिट किसकी, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या फिर एनी स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट से हमारा क्या मतलब है, एनी एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब हुआ, ईदर अ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड जब भी हम 805 में वी यूज द वर्ड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट दैट इंक्लूड रिलेटेड नोट्स टू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट। एग्जाम्पल्स एलिमेंट के लाइक अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूडिंग देयर नोट्स, नोट्स सारी जगह आएंगे, इन्वेंट्री, शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड असेट, नेट टेंजिबल असेट, शेड्यूल ऑफ डिसबर्समेंट इन रिलेशन टू अ लीज प्रॉपर्टी, शेड्यूल ऑफ प्रॉफिट पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय बोनस। सो ये तो बात हो गई कि जब हम SA 805 के अंदर ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट किस मैटर की हो रही है, ऑडिट या तो एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है या फिर एक एलिमेंट की है। एलिमेंट के एग्जांपल्स बड़े सारे हमने डिस्कस किए थे, जैसे अकाउंट रिसीवेबल हो गया, शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल असेट, एक्सटर्नली मैनेज्ड असेट, डिसबर्समेंट इन रिलेशन टू लीज प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सेट्रा। नाउ कंसीडरेशन कौन से हैं, वो ही 3। कौन से, नंबर 1 एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, नंबर 2 प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, नंबर 3 that is forming an opinion and reporting। So let's start with the first special consideration, that is engagement acceptance। We need to cover 2 main points here. One is application of standards on auditing and second one is the acceptability of FRF। SA 200, it requires compliance with all standards on auditing relevant to audit। Whether this requirement of SA 200 will apply when we are carrying out the audit of a single financial statement or a specific element, yes, it remains applicable। This applies to audit of
single financial statement even if auditor also audit complete financial statement. So requirement of SA 200 that we need to carry out the audit in compliance of while applying the all standards on auditing relevant in the circumstances. If auditor is not carrying out the audit of complete financial statement, then determine whether it will be practical to carry out the audit of a single financial statement or an element. If we are carrying out audit of complete set that comprises of balance sheet, P&L, cash flow statement, statement of changes in equity and related note. In addition to that audit, we got an assignment to carry out the audit of balance sheet or carry out the audit of cash flow statement or to carry out the audit of property, plant, equipment. It will be very much comfortable for us to carry out the audit of a single financial statement or a specific element because we already carried out the audit of complete set and we have the necessary evidences available with us. But if we are not carrying out the audit of complete set of the financial statement, we need to consider whether it will be practical to carry out the audit of a single financial statement or specific element. So auditor is required to consider practicality of audit of single financial statement or specific element. In case of audit of specific element only, certain SA requires the audit work that may be disproportionate to element being audited. There are a number of standards जो बहुत सारी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स देते हैं, लेकिन यदि मैं एक एलिमेंट की ऑडिट कर रहा हूं तो while carrying out the audit of that element, is it possible to comply with the requirement of all the standard? It becomes disproportionate. मेरे पास काम छोटा सा है लेकिन उस काम के लिए एसए की एप्लीकेशन के लिए मुझे बहुत डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ती है. जैसे एक एग्जांपल भी है, रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 570. They are relevant if you are carrying out the audit of schedule of account receivable. But to apply the procedure as stated in SA 570 that are not practical because of the efforts required. SA 570 detailed audit procedure. आप मुझे पूरी ऑडिट देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तब तो ये एक एप्रोप्रिएट वर्क है, बट अदरवाइज it is a disproportionate work. I am auditor of only schedule of trade receivable और उसके रेफरेंस में SA 570 की रिक्वायरमेंट्स को एग्जामिन करना, it will be a burden for me. If auditor conclude audit of a single financial statement or specific element may not be practical, discuss the matter with the management so as to determine whether another type of engagement might be more practical, like compilation engagement. आप हमारे से कंपाइल ही करवा लो ना ट्रेड रिसीवेबल का शेड्यूल, या रिव्यू SRE 2400 में रिव्यू करवा लो आप हमारे से. तो पहली तो बात आ गई एसए की एप्लीकेशन की. दूसरे नंबर पर बात आ जाती है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF. वो तो जरूरी है. Only after being satisfied that FRF on the basis of which these financial statement or element is being prepared is acceptable, we can accept this engagement, otherwise no. Determine the acceptability of FRF applied in the preparation of single financial statement. Determine whether the application of FRF will result in the presentation that provide adequate disclosure so as to enable the users to understand the information that is conveyed in the single financial statement or element. That means जो disclosures हैं क्या वो adequately दे रखे हैं या नहीं दे रखे.
जिस एफआरएफ के ऊपर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट बनाया गया है, उस एफआरएफ में एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट may be prepared in accordance with an applicable FRF that is based on the FRF established by a recognized standard setting organization। जो रेगुलेटर है वो बना सकता है, रेगुलेटरी बॉडी बना सकती है। इफ दिस इज द केस, मतलब FRF is being established by a authorized or recognized standard setting organization। While determining the acceptability of FRF, consider whether the FRF includes all requirements of framework on which it is based that are relevant to presentation of single financial statement or specific element that provide adequate disclosures। So, disclosures हमारे लिए most important बात करते हैं। Auditor is required to determine the acceptability of FRF, determine whether adequate disclosures are being made so as to enable the users to understand the information conveyed in the single financial statement or element। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि यदि FRF बेसिकली क्या है, it is established by an authorized or recognized standard setting organization, then determine the acceptability of FRF by considering क्या इस FRF में all the requirements that are relevant to the presentation of a single financial statement or specific element that provide adequate disclosures are being included or not। तो एक तो क्वेश्चन आपका आ सकता है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर, और काफी डिटेल में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को आपके साथ रेगुलर बैच में डिस्कस किया हुआ है। रिवीजन में तो जस्ट हमें इन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करना है ताकि जो पुरानी चीजें रेगुलर बैच के अंदर डिटेल में डिस्कस की थी विद एग्जांपल्स वो आपको रिकॉल हो जाए। इसके बाद दूसरा मेन कंसीडरेशन क्या है, दैट इज प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। अडेप्ट ऑल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज नेसेसरी। When auditing single financial statement or a specific element in conjunction with the complete set of the financial statement, whether we are entitled to use the audit evidence obtained as a part of audit of complete set, answer is yes. But does it mean that we are not required to comply with we are not required to plan the audit of single financial statement? That is wrong. You can use the audit evidence obtained during the audit of complete set of financial statement, but at the same time you need to properly plan and perform the audit of single financial statement or specific element। But audit evidence obtained may be useful, but auditor needs to plan and perform audit of single financial statement to obtain sufficient appropriate audit evidences। Some items from complete set may be interrelated with the element। For example, आप ऑडिट कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल की, उसके रिलेशन में आप बैलेंस शीट की दूसरी आइटम लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पीएनएल अकाउंट की सेल्स की फिगर, उसको भी एग्जामिन करना चाहते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहते हैं, बीइंग दैट आइटम इज एन इंटर रिलेटेड वन, तो ठीक है, ऑडिटर में परफॉर्म एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। मटेरियलिटीज डिटरमिन्ड फॉर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट, वो लोअर हो सकती है फ्रॉम द मटेरियलिटी दैट इज डिटरमिन्ड फॉर कंप्लीट सेट। तो यदि मटेरियलिटी लोअर लेवल पर है, इट विल अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। सो प्लानिंग के अंदर पहला पॉइंट, वी नीड टू अडेप्ट ऑल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज नेसेसरी। दूसरे नंबर पर, यदि आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट के साथ साथ कंप्लीट सेट की ऑडिट भी कर रहे हैं,
तो आप जो ऑडिट एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए थे एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट, these audit evidences may be useful while carrying out the audit of single financial statement or specific element, but at the same time auditor needs to plan the and perform the audit of single financial statement or specific element. Third point, that is in a relation to interrelated items of balance sheet or statement of P&L. So, auditor may require to carry out certain procedures in relation to interrelated item. That's okay. Auditor needs to plan and perform such work. And last one point is on the materiality. Materiality determined for single financial statement or specific element may be lower than the materiality determined for complete set, and that lower level of materiality will affect nature, timing, extent of audit procedure and evaluation of uncorrected misstatements. Last part of essay 805 वो क्या है? Forming an opinion and reporting. Apply essay 700. If also engaged to carry out the audit of complete set, we need to issue separate report. If complete set of financial statement, उसी के साथ आपने अपनी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या स्पेसिफिक एलिमेंट को भी लगाया है, ensure appropriate differentiation. If audited single financial statement published with audited complete financial statement, presentation of single financial statement should be differentiated from complete financial statement. Do not issue audit report on single financial statement until satisfied with the differentiation. फिर स्पेशल कंसीडरेशन है, यदि आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मॉडिफाइड ओपिनियन है या कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डाला गया है या कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अदर मैटर पैरा डाला गया है, डिटरमिन इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट. किसका इफेक्ट? जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन या ईओएम या ओएम डाला गया है. एंड इफ कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट. आप भी अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो. यदि कंप्लीट सेट पर मॉडिफिकेशन है, कंप्लीट सेट पर ईओएम पैरा है, तो आप भी ईओएम पैरा डाल दो. कंप्लीट सेट में अदर मैटर पैरा है, आप भी अदर मैटर पैरा डाल दो. इफ कंप्लीट सेट के ऊपर एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया गया है, देन ये पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते. हाउएवर, यदि आपकी ऑडिट एलिमेंट की है, एलिमेंट की, और कंप्लीट सेट पर एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर है, तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे पाएंगे. 3 कंडीशन पूरी होती हो तो. नंबर 1, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन. Audit report on element is not published together with the audit report on complete financial statement, and element does not constitute a major portion of complete financial statements. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा. So this is about SA 805. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर, दैट इज 810 पर.
चलिए, एसए 810 हमें प्रोविजंस देता है या रिक्वायरमेंट्स बता रहा है व्हेन अ पर्सन इज एंगेज टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एसए 810 का स्कोप क्या है? It deals with auditor's responsibility when auditor is being engaged to report on summary financial statements that are being derived from the financial statement audited in accordance with the standard on auditing, and the most important point is by the same auditor. That means if the detailed financial statement are being audited by Mr. X, Mr. X is the person who can accept the engagement to report on summary financial statement. Why so? There are two sets. One is detailed set, on the basis of which another set, that is summary financial statement, are being prepared using some criteria. Auditor examines the detailed set. He has the necessary evidences available. He has all the necessary knowledge about the entity, internal control, management, integrity, etc. So, डिटेल्ड सेट से जो ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, इसमें सिर्फ कंपैरिजन ही तो करना है कि क्या जो क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड किया गया है, क्या वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है, एंड बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया समराइजेशन की गई है। आपको एक एक आइटम के लिए नेसेसरी एविडेंसेस, वेदर दे आर जेन्युइन, एक्यूरेट, कंप्लीट, प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, डिस्क्लोज्ड, वो सब चीजें तो चेक करनी ही नहीं है, वो तो आप डिटेल्ड ऑडिट में कर चुके हो। तो यदि आपने ही डिटेल्ड सेट की ऑडिट की हुई है, इन दैट केस यू कैन एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन that is derived from the financial statement but contains less detail than the financial statement, but providing a structured representation that is consistent with the entity financial statements. Consideration number 1, engagement acceptance. Accept the engagement only when also engaged to audit those financial statements from which the summary financial statements are being derived. That means same auditor. Before accepting the engagement, auditor shall determine acceptability of criteria, obtain agreement of management that acknowledge and understand their responsibility for preparation of summary financial statement in accordance with the criteria, to make audited financial statements available to intended users of summary financial statement without undue difficulty. यदि कोई यूजर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी गई है जिसको वो डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहता है, तो आप उसको डिटेल्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाएंगे विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। टू इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट जिसमें इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लगाया गया है और इंडिकेट किया गया है कि इनके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट अवेलेबल है। Agree with the management the form of opinion to be expressed. Do not accept the engagement if criteria are not acceptable. If unable to obtain the management agreement as to their responsibilities. यही सब चीजें आप ऐसे 210 के अंदर प्री कंडीशंस के अंदर भी पढ़ते थे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं 3 to 4 मार्क्स के। What are the factors affecting auditor's determination of acceptability of criteria? Criteria क्या है?
the basis on which summary financial statements are being derived from audited financial statement. Nature of entity, purpose of summary financial statement, information needs of intended user, whether applied criteria will result in summary financial statement that are not misleading in the circumstances. Nature of the entity, purpose of summary financial statement, information needs of users of summary financial statements, whether applied criteria will result in summary financial statement that are not misleading in the circumstance. फिर नंबर 2 पर फैक्टर्स हैं that will affect auditors evaluation whether audited financial statement are available to intended user without undue difficulty. इसी के बेसिस पर तो आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। यदि मैनेजमेंट अपनी इस जिम्मेदारी को इंश्योर नहीं करती that they will make available the audited financial statement available to intended user without undue difficulty, then auditor will not accept this engagement. So how auditor will ensure that management will be fulfilling their responsibility to make available these financial statements to the intended user without undue difficulty? Number 1, whether summary financial statement clearly describe from whom and where audited financial statements are available. Whether audited financial statement are on public record, listed company है तो वैसे ही public record पर होगी. Whether management has established a process by which the intended user can obtain ready access to the audited financial statements. So ये factors आपको learn करने हैं, इनके ऊपर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ये टॉपिक है जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट बनता है। जो प्रोसीजर्स ऑडिटर फॉलो करेगा यहां पर वो डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशंस वाले, वाउचिंग वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहां समरी को चेक कर रहे हो, उसके समराइजेशन पार्ट को चेक कर रहे हो। ये तो आप चेक कर ही चुके हो डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो आपके प्रोसीजर है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने के, वो 2 प्रोसीजर हैं। नंबर 1 इवैल्यूएट, नंबर 2 कंपेयर। इवैल्यूएट क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज देयर समराइज्ड नेचर एंड आइडेंटिफाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां से ये डिराइव हुई है। नंबर 2, इफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट accompanied by audited financial statement, whether summary financial statement clearly describe from whom and where audited financial statements are available, whether the applied criteria on the basis of which summary financial statements are being derived is disclosed, whether summary financial statements are prepared in accordance with applied criteria, whether summary financial statements contain necessary information and the information is appropriately aggregated. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके समराइज किया हुआ है। Whether audited financial statements are being made available to intended user without undue difficulty. So, auditor is required to evaluate these matters, and at the same time, he need to compare summary financial statement with related information in audited financial statement to determine whether the information of summary financial statement agree with the information in detailed financial statement, or that summary financial statement की information can be recalculated from the information contained in detailed या audited financial statements. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात है यहां पर, जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं। डिटेल्ड का पर्पस मेरा यही है कि समरी से उसको अलग करना थोड़ा सा।
सो ये हो गए हमारे परफॉर्मिंग का पार्ट, जिसमें हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं। तीसरा पार्ट आ जाता है ओपिनियन का। यदि summary financial statement it is consistent in all material respect with audited financial statement in accordance with applied criteria, unmodified opinion shall be expressed on summary financial statements. However, if summary financial statements are not prepared as per the applicable criteria, then issue adverse opinion. Express adverse opinion if summary financial statements are not consistent in all material respect with or not a fair summary of audited financial statement in accordance with applied criteria. Either a unmodified opinion, यदि summary financial statement it is a fair summary of audited financial statement, या summary financial statement are consistent in all material respect with the information in audited financial statement as per applied criteria, unmodified otherwise adverse. Now अब इसमें है ये दो स्पेशल सिचुएशन। यदि हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैं डिटेल्ड कह रहा हूं, उसमें कोई क्वालिफिकेशन या ईओएम या ओएम पैरा दिया हुआ है, तो आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? स्टेट ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन क्वालिफाइड ओपिनियन ईओएम ओएम पैरा एंड डिस्क्राइब basis for qualified opinion and qualified opinion, EOM और OM para as the case may be, और इनका इफेक्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन यदि डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है उसके ऊपर एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर है, एडवर्स ओपिनियन गलत है, वो समराइजेशन सही कर रखा है, गलत इंफॉर्मेशन की समरी भी तो सही बनाई जा सकती है ना, समरी सही है लेकिन जहां से ये समरी बनाई गई है वो इंफॉर्मेशन गलत है, तो इंफॉर्मेशन तो समरी की भी गलत होगी। समराइजेशन का प्रोसीजर ठीक है लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत थी, प्रोविजन सही नहीं बना रखे, अकाउंटिंग सही नहीं कर रखी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन सही नहीं है। जो गलतियां डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी वही गलतियां समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी है। तो समराइजेशन तो सही कर रखा है, तो समराइजेशन सही कर रखा है तो क्या मैं क्लीन चिट दे दूं कंपनी को कि आपकी समरी तो सही है? यदि मैंने ऐसी ओपिनियन दे दी तो ये चीज प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगी यूजर्स को। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज बेटर नॉट टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स या डिस्क्लेमर डला हुआ है उसकी डिटेल दीजिए, एंड स्टेटमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हेंस नो ओपिनियन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। सो ये हमारे तीन स्टैंडर्ड 800, 805 एंड 810 इनकी रिवीजन भी कवर हो गई। बट सिंपल कि आप इन चार्ट से मैंने रिवीजन करा दी, आपने सुन ली। जब तक आप सेल्फ स्टडी से इनकी लर्निंग नहीं करेंगे और इनके जो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, आपके क्वेश्चन बैंक में स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चंस डले हुए हैं। ऐसे 800 के क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव, फिर 805 के क्वेश्चंस हैं,
फिर 810 के क्वेश्चंस हैं। जब तक इन डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रिपरेशन अधूरी मानी जाएगी। सो रिवीजन हो चुकी है, अब आपका सेल्फ स्टडी का पार्ट है जो आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करके डिटेल्ड रिवीजन करने के बाद इनको सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी के बाद इनके क्वेश्चन आंसर्स की लर्निंग वो बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है, तो आपके आंसर में इतने एप्रोप्रिएट पॉइंट होने जरूरी है, राइट? तो इसके साथ इस सेशन को करते हैं ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।